नमस्कार दोस्तों, अभी जो है हमारी जो क्लास है वो साइंस की है। अभी थोड़ी देर पहले हमने पेपर्स किए, कुछ चेंजेस जो हम यहाँ पे करने वाले हैं और ये जो वीडियो है ये आपको डाल दी जाएगा बाद में। जो भी लोग इन वीडियो को देखें, आप हर चीज़ को सिंसियरली गंभीरता से लें। अगर आप गंभीरता से पढ़ेंगे तो परिणाम 100% गंभीरता से ही आएगा। अगर आप लापरवाही करेंगे तो रिजल्ट पक्का लापरवाही से आएगा। अगर आप ईमानदारी से काम करेंगे तो रिजल्ट भी ईमानदारी से आएगा। इसी के चलते कल हमने पढ़ा था, उसके आगे बढ़ते हुए आज हम पढ़े यौगिक और मिश्रण। दोस्तों, यौगिक और मिश्रण में क्वेश्चन क्या आता है इसके ऊपर बात करेंगे, लेकिन यौगिक और मिश्रण होता क्या है इसके ऊपर बात कर लेते हैं। बड़ा आसान है क्योंकि क्वेश्चन तो कुछ भी आ सकता है। मान लो मैंने यहां पे लिख दिया CO2, क्या लिख दिया CO2, मैंने ऐसे लिख दिया CO2। दोस्तों, ये एक प्रकार का क्या है, यौगिक। क्या है, यौगिक। जब किसी पदार्थ में दो या दो से अधिक तत्व समान अनुपात में लिखे जाते हैं तो उसे हम बोलते हैं यौगिक। इंग्लिश में उसे बोलते हैं कंपाउंड। क्या बोलते हैं, कंपाउंड। तो इसमें जैसे फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड है, H2O है, ये पानी का है सूत्र है, H2O यानी वाटर है, और यहां पे जो इसका अनुपात है वो है 2:1, और यहां पे अगर बात करें तो 1:2। ऐसे आपको क्वेश्चन आ सकता है। आर्मी में ऐसा क्वेश्चन डिफरेंट टाइम आ चुका है, यानी बार बार आ चुका है कि ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं कि मान लो मैंने Na2 लिख दिया यहां पे, ठीक है, और Na2S लिख दिया, तो इसमें इसकी रेशियो क्या है, 2:1। क्या है, 2:1। कई बार सीधी रेशियो लिखने को आ जाती है कि इसमें आप बताओ कि अनुपात क्या है। बड़े आराम से जिसके ऊपर जितना लिखा होगा आप वैसे लिख देंगे, 1:2, 2:1। ये समझ में आ गया आपको, ये आप लिख सकते हैं। अगर हम थोड़ा आगे बात करें तो उसमें आगे चलते हुए कि यौगिक के उदाहरण जैसे क्या है, जल है, चीनी है, अमोनिया है C6H12O6। ये किसका फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है आपका चीनी का। किसका है, चीनी का। तो दोस्तों ये भी एक क्या है, यौगिक। क्या है, यौगिक। इसमें क्या रेशियो रहेगी, इसमें रेशियो है 6:12:6, यानी कि 6 यानी कि 1:2:1। ये यहां पे इसका ये अनुपात यहां पे बन गया। अगर आगे बात करें, शर्करा है, अमोनिया है, अमोनिया का फॉर्मूला क्या रहता है हमारे पास, NH4। क्या है, NH4। उसके बाद हम अल्कोहल है, अल्कोहल का फॉर्मूला कहता है OH। क्लोरोफॉर्म क्या है, CCl4। ये कार्बन टेट्राक्लोराइड है, CH3Cl। कार्बन टेट्राक्लोराइड की अगर बात करें, क्लोरोफॉर्म की अगर बात करें, तो ये सारे के सारे कंपाउंड क्या हैं, ये हैं सारे के सारे यौगिक। क्या है, ये यौगिक। दोस्तों, सबसे पहली बात है कि यौगिक आपको पता लगे कि यौगिक होता क्या है। अब आता है मिश्रण। मिश्रण के मतलब क्या है कि दो या दो से अधिक कुछ भी। सबसे बड़ा मिश्रण क्या है, वो है वायु। क्या है, हम वायु को बोल देते हैं। अगर वायु दिया हो, अगर ऐसा ना दिया हो तो वहां पे अगर ऐसे लिखा हो वायुमंडल, कि वायु का ही मंडल। अगर ये ऑप्शन में ना हो तो फिर आप ये लगाइए, अगर ये दोनों ऑप्शन में है तो फिर आप ये लगाइए, क्योंकि सबसे बड़ा मिश्रण क्या है, वायुमंडल। क्या है, वायुमंडल सबसे बड़ा उदाहरण है। यही क्वेश्चन आर्मी में लगे हुए ज्यादा नहीं तो 20-25 बार तो मैंने देख लिया कि ये क्वेश्चन आया हुआ था कि मिश्रण का सबसे बड़ा उदाहरण क्या है। दोस्तों, टॉपिक इसलिए पढ़ा रहा हूं, कंटेंट इसलिए पढ़ा रहा हूं कि आप लोगों को इसका नॉलेज हो जाए कि कंटेंट आपका क्या है। जब आपको कंटेंट के बारे में पता होगा तो रिजल्ट अपने आप आपको यहां पे पता लग जाएगा। आगे बात है, कुछ और क्वेश्चन है जैसे आगे हम पढ़ेंगे, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आगे जाके हम पढ़ेंगे। जैसे मिश्रण का अगर बात करें तो मिश्रण में क्वेश्चन आए हैं। क्या क्वेश्चन आए हैं, फॉर एग्जांपल है पीतल का मिश्रण क्या है, और पीतल का मिश्रण है तांबा और जस्ता, यानी कि कॉपर और प्लस जिंक। ये किसका मिश्रण है आपका, ये है पीतल का। किसका है, पीतल। जो आप अपने बर्तन जो अपने घरों में यूज करते हैं तो वहां पे ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो वहां पे इसको कॉपर है, साथ में क्या है आपके जिंक। हिंदी में अगर बात करें तो इसको तांबा बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, जस्ता। क्या बोलते हैं, जस्ता। उसके बाद अगर बात करें पेट्रोलियम में इसके विभिन्न अवयव पाए जाते हैं, प्रभाजी। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्यों है, लिखा मैंने, आर्मी में क्वेश्चन आया था एक बार कि पेट्रोलियम किस विधि के द्वारा बनाया जाता है, उस विधि का नाम क्या है, आसवन विधि। कौन सी विधि है, और वहीं उसमें बीच में एक आता है प्रभाजी। प्रभाजी जो है आसवन, क्या नाम है उसका, प्रभाजी आसवन। क्या नाम है, प्रभाजी आसवन। वहीं अगर बात करें पेट्रोलियम, मिट्टी का तेल, दूध, ग्लूकोज, ये कौन से यौगिक हैं, तो दोस्तों ये किसके यौगिक है, ग्लूकोज के। किसके यौगिक है, ग्लूकोज के। याद हो रहेगा आपको, तो ये किसका यौगिक आ गया, ग्लूकोज का। मिश्रणों को पृथक्करण करने की विधि को हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टल। ये याद रखना आपने, ये क्वेश्चन आपको आ सकता है कि मिश्रण को अगर आपने अलग करना है तो वो कौन सी विधि है। आप कैसे बताएंगे कि मिश्रण को किस विधि के द्वारा अलग किया जाता है, उसका नाम है आसवन। क्या नाम है, आसवन। आप सिंपल बोल सकते हैं, फॉर एग्जांपल आसवन, आसवन विधि के द्वारा
या फिर दूसरा क्या है, क्रिस्टलन, क्या है, क्रिस्टलाइजेशन, क्या बोलते हैं, या हम उसे बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन, या बोलते हैं क्रिस्टल, क्या बोलते हैं, क्रिस्टल। दो विधियों के द्वारा मिश्रण को अलग किया जा सकता है, जो पेपर में आ सकता है। आगे हम बात करें दोस्तों, तो अगले इसमें हम देखें कि इस प्रक्रिया के द्वारा साधारण जल से आसुत जल बनाया जा सकता है। किस क्रिया द्वारा? सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार पेपरों में इसके रिलेटेड क्वेश्चन आ चुका है, लेकिन साइंस में तो बहुत ज्यादा टॉपिक है, तो क्वेश्चन कहां से आएगा? क्वेश्चन तो कहीं से भी आ सकता है, लेकिन आपको याद रहना चाहिए कि अगर मान लो ये पूछा जा सकता है कि साधारण जल से आपको आसुत जल बनाना है, ये नहीं विशुद्ध जल आपको बनाना है, तो आप उस क्रिया को क्या बोलेंगे? आसवन, क्या बोलेंगे? आसवन। वहीं अगर बात करें जब दो द्रव्यों का क्वथनांक का अंतर अधिक होता है, तो उनके मिश्रणों में किस विधि द्वारा पृथक किया जाता है? सिर्फ आसवन। किसके द्वारा? आसवन। तो दोस्तों ये पढ़ा हमने यौगिक और मिश्रण के बारे में, ठीक है। आगे जाके इसके उदाहरण मैं दूंगा, वहां मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा क्वेश्चन कहां से कितनी बार पेपर में आ चुका है, उसके बारे में अलग से आपको जानकारी दे दी जाएगी। लेकिन थोड़ा सा आगे चलें तो, और थोड़ा आगे चलें तो वहां पर फॉर एग्जांपल कोलाइडी विलियन, हम बात करें विलियन, अब बात आ गई गैस की। देखो दोस्तों, मैंने पहले कहा था जो गैस है, गैस और द्रव में, और गैस में क्या है, ना तो आयतन है और ना ही इसमें क्या है, आकार, ना ही तो आकार है ना ही आयतन है, जैसे डालते वैसे बन जाती है। ढक्कन खोल दो, गैस गायब। आयतन पक्का नहीं है इसका, लेकिन वॉल्यूम भी पक्का नहीं है। आप देखेंगे गुब्बारे में हवा भर दी, 5 दिन बाद गुब्बारे को देखो थोड़ा ऐसे हल्का हो जाता है, पता नहीं हवा कहां गई, थोड़ा सा लूज हुआ हवा भाग गई, ठीक है, तो उसमें कंडीशन है। लेकिन गैस में गैस का विलयन जो होता है वो वायु गैसों का मिश्रण, लेकिन गैस का द्रव में विलयन होता है जल में कार्बन डाइऑक्साइड का विलयन। फॉर एग्जांपल, एनीबॉडी इन द क्लास, क्या एग्जांपल है? जब इसमें द्रव में गैस एंटर कर जाती है, आप पीते रहते हैं, उसको बोलते हैं कोल्ड ड्रिंक। क्या बोलते हैं आप जो ड्रिंक लेते हैं, जाते दुकानों में जाते हैं, उस पानी में कार्बन डाइऑक्साइड घुली होती है और वही आपको झंझनाहट देती है, आपको बड़ा मजा आता है, बड़ा मजा आ रहा है पीने में, ठीक है। तो उसमें जो है यहां पर जो है जल में कार्बन विलयन किया जाता है। ठोस में ठोस मिश्र धातु जैसे तांबा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम वैसे बात करें तो आपके पास जो है अब छोटे छोटे क्वेश्चन आ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप पनीर बनाते हैं, दूध को फाड़ते हैं, बीच में से पनीर बन जाता है, स्पंज बन जाती है। तो जल द्रव्य में से क्या निकाल दिया? ठोस। क्या निकाल दिया? ठोस। तो उसे फिल्टराइजेशन से भी वो हम प्राप्त कर सकते हैं। आगे थोड़ा सा चलें तो अब देखो, ये तो मैंने अभी आपको चीजें बताई, कुछ मैंने सिर्फ आपको पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बताया यौगिक और मिश्रण के बारे में, जहां से क्वेश्चन आ सकता है। आगे थोड़ा सा चल के अगले पेजेस में हम उसके बारे में पढ़ेंगे, लेकिन कुछ क्वेश्चन जो बीच में छूट गए थे, या और ज्यादा कल जैसे हम पढ़ेंगे अधातु के बारे में, और उसके रिलेटेड हम क्वेश्चन कल पढ़ेंगे। लेकिन आज जो इसके बारे में और जहां पे क्या पढ़ेंगे, रेडियो सक्रियता, रेडियो एक्टिविटी किसने खोज की थी? इसने रेडियो सक्रियता की खोज किसने की थी? हेनरी बैकरल ने। किसने की थी? हेनरी बैकरल ने। लेकिन यूरेनियम के खनिज का नाम क्या है? पिचब्लैंड। ये दोनों क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट है कि नंबर ऑफ टाइम पेपरों में आ चुके हैं, ठीक है। आगे चलें। रेडियो सक्रिय पदार्थों से निकलने वाले अदृश्य किरणों में रेडियो सक्रिय किरणें होती हैं, जिसमें क्या क्या होता है? अल्फा, बीटा और गामा। नेगेटिव, पॉजिटिव और इस पे चार्ज कौन होता है? शून्य। सबसे ज्यादा भेदन किसमें होता है? गामा में। किसमें होता है? गामा में। ये चीज दोस्तों जैसे अगर आपको दिमाग में याद रहेगी, जितना आप इसको देखो, आपने नोट्स को लिया, उसको रट्टा मारते रहे, रट्टा लंबा नहीं चलेगा। बार बार कह रहा हूं, अगर आपने मेरिट बनानी है तो आप इसको कंटेंट के रूप में पढ़िए। रट्टा कुछ अलग चीज है, जब आपको रट्टा मारना पड़ेगा तब मैं आपको बता दूंगा, लेकिन आप कंटेंट से पढ़ें तो आपकी मेरिट हाई जाएगी, नहीं तो आप वही 25, 30, 35 पे आप अटक जाएंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। घन ABC किरणों में सबसे कम भेदन अल्फा, उसके बाद घन आवेशित यानी कि पॉजिटिव चार्ज किससे होता है? बीटा पे। अधिक भेदन किसका होता है? गामा का। किसका होता है? गामा का। अल्फा, बीटा, गामा किरणों में सबसे अधिक भेद किसका होता है? गामा का। लघु तरंगों वाली विद्युत चुंबकीय तरंगें कौन सी होती हैं? गामा, यानी कि सबसे लघु इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। क्या नाम है इसका इंग्लिश में? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जो कौन होती है? आपकी गामा रेज। एक एक्टिव पदार्थ की आधी मात्रा विघटित होने के समय कहलाती है हाफ, जिसे कहते हैं लाइफ टाइम पीरियड, जिसे हम बोलते हैं हाफ लाइफ पीरियड। क्या बोलते हैं? हाफ लाइफ पीरियड। ये क्वेश्चन आया था, ये वाला ये क्वेश्चन आया था। यानी
आपके साइंस में एक दो क्वेश्चन ऐसे होते हैं तो थोड़े से टेढ़े होते हैं, बाकी सारी साइंस आसान होती है। रेडियो एक्टिव पदार्थ को सक्रिय इकाई क्या कहती है? क्यूरी। क्या बोलती है? ये क्वेश्चन भी पेपर में आ चुका है कि आपकी रेडियो एक्टिव की इकाई क्या है? क्यूरी। मैडम क्यूरी को नोबेल पुरस्कार कितनी बार मिला था? 2 बार। कितनी बार मिला? 2 बार। ठीक है, तो दोस्तों ये था थोड़ा सा इसके बारे में। आगे हम चलें तो धातुओं और धातुओं के यौगिक और उसके प्रयोग। अब आते हैं मुद्दे पे, जहां पे जो चीज हमने छोड़ दी थी। कल वाला मैंने टॉपिक आपको क्लियर कर दिया कि कल जो है हम यहां पे पढ़ेंगे भौतिक और रासायनिक परिवर्तन पढ़ेंगे, एसिड और बेस हम उसके अगले दिन पढ़ेंगे। कुछ चीजें सिर्फ 20 और 25 मिनट की क्लास आपकी रहेगी डेली, जो आपको साइंस में काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट करेगी। इसके बाद जो है हम साथ में जीके को भी यहां पे इन्वॉल्व करेंगे। यहां पे देखिए आयोडीन। आयोडीन कीटाणुनाशक के रूप में औषधि गुणों से उत्पादन टिंचर आयोडीन बनाने में और रंग उद्योग में काम में लाया जाता है। लेकिन एक दूसरा क्वेश्चन यहां पे बनता है, बहुत बार ऐसा आता है कि गले में बड़े बड़े घेंगे हो जाते हैं, बड़े बड़े ऐसे यहां पे लटक जाते हैं, जो बार बार कहा जाता है कि आपकी जहां पे थायराइड ग्रंथि होती है गले में, कंठ विशुद्ध चक्कर होता है यहां पे, और इसको हम बोलते हैं थायराइड ग्रंथि। इस थायराइड ग्रंथि में एक तत्व की कमी होती है जिसका नाम है आयोडीन। क्या नाम है? आयोडीन। उसी आयोडीन की कमी से हमें घेंगा रोग हो जाता है, जिसको सरकार ने कहा कि आप नमक लीजिए, नमक आयोडाइज नमक लीजिए। लेकिन ये गलत है, ये बिल्कुल गलत है कि नमक में आयोडीन होती है, क्योंकि आयोडीन मिलाई नहीं जा सकती, स्वतः निर्मित होती है, और वो होती है समुद्री घास में। किसी में होती है? तो उनको लगता है शायद समुद्र का नमक उठाएंगे तो उसमें आयोडीन होगी। उससे ज्यादा आपका आयोडीन जो है वो पाया जाता है आपके रॉक साल्ट में। किसमें पाया जाता है? रॉक साल्ट में, जो आपको डेंजरस नहीं होता है, बीपी और इन समस्याओं के लिए निदान में लाता है। तो यहां पर ये जो है इसके कुछ प्रयोग है। ये धातु क्लोरीन, दोस्तों हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl है, आपके पेट में पाया जाता है। कौन सा अम्ल है जो आपके पेट में पाया जाता है? उसका नाम क्या है? HCl। मेरा और निवेदन आपसे है कि जब हम पढ़ रहे हैं, जो मैं बोल रहा हूं, ये वीडियो आप बार बार देखिए, याद करिए, उसको बार बार आप लिखिए। एक बार लिख लेंगे, एक बार पढ़ा हुआ 24 घंटे के अंदर अगर आप रिवाइज करेंगे, मैं आपको 101% गारंटी से बताता हूं 100% आपको याद हो जाएगा काफी लंबे समय तक। लेकिन अगर आप रिपीट नहीं करते हैं, आपको 10-15 दिन याद रहेगा, फिर आपको भूल सकता है। तो HCl आपके पेट में होता है, और वहीं पे मस्टर्ड गैस बनाने के लिए, ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए, कपड़ों कागज के विरंजित करने के लिए। दोस्तों क्लोरीन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार ये पेपर में आ गया। होता क्या है क्लोरीन, मैंने कल भी आपको बताया था, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना है? 17। कितना है? 17। यानी कि क्लोरीन के पास, अगर मैं जनरली बात करूं, क्लोरीन के पैरों में 17 और सिर पे लगभग 35, यानी कि इसका एटॉमिक संख्या 17 है, और इसका भार जो है वो है 35। कितना है? 35। वहीं अगर बात करें तो क्लोरीन जो है पूरे के पूरे एटॉमिक, पूरे के पूरे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, यानी कि सबसे ज्यादा एफिनिटी मतलब खींचने की क्षमता, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की क्षमता पूरे के पूरे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, जिसमें 114 से 118 एलिमेंट हैं, तो सबसे ज्यादा खींचने की क्षमता किसमें है? क्लोरीन में। किसमें है? क्लोरीन में। ये कल मैंने आपको बताया था। साथ में यहां पे क्लोरीन की ये सबसे बड़ी खूबी है। वहीं क्लोरीन जो है पानी को साफ करता है, क्लोरीनेशन से पानी साफ करता है। जो आप टंकियों में ब्लीचिंग पाउडर डाला जाता है, उस ब्लीचिंग पाउडर से आपके पानी साफ होता है। और ये क्वेश्चन नंबर ऑफ टाइम आपके पेपर में आ चुका है, बहुत ज्यादा चीजें मैं वहां पे रिपीट कर रहा हूं जो पेपर में आ चुकी हैं। तो सबसे विरंजक चूर्ण का नाम क्या आ जाता है? क्लोरीन। क्या जाता है? क्लोरीन। कपड़ों और कागज में भी ये यूज किया जाता है। आगे चलें, सल्फर। देखो दोस्तों, सल्फर वैसे तो हमारी बॉडी में पाया जाता है, लेकिन कहीं सल्फर की मात्रा हमारे शरीर में बढ़ जाए तो अंदर पटाखे हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जो भी लोग चूहे मरने वाली दवाई या कुछ अन्य ऐसी चीजें खा लेते हैं, अगर वो गलती से बच भी जाए तो उनका जीवन बहुत ही विकट होता है। क्योंकि जैसे ही आप सल्फर को खाते हैं, तो अगर गलती से कोई सल्फर खा जाए या गोली खा जाए, तो तुरंत उसको घी पिला दो, तभी 1 से 1.5 लीटर तभी उसके नाक से चाहे मुंह से कैसे मर्जी घी पिला दो, वो अनरिएक्टिव हो जाता है एकदम से। लेकिन ये क्विक फास्ट एक्शन 5 मिनट के अंदर हो जाना चाहिए। सल्फर के फटने से पहले ये अंदर एक्शन हो गया तो आप बच जाएंगे। साथ में आपको ये नॉलेज भी दे रहा हूं। लेकिन सल्फर जो है कीटनाशक के रूप में यूज हो जाता है, रबड़ वैकेनाइजेशन में, बारूद बनाने में, औषधि के रूप में। बहुत बार क्वेश्चन आया कि रबड़ को क्या किया जाता है जिससे रबड़ और ज्यादा मजबूत होती है, तो उस क्रिया का नाम है वैल्केनाइज। क्या बोलते हैं? वैल्केनाइज। गैल्वेनिनेशन से रबड़ को सल्फर में यूज किया जाता है और रबड़ को सुदृढ़ बनाया जाता है, जिसमें ये क्वेश्चन नंबर ऑफ टाइम आपके पेपरों में आ चुका है। आगे बात करें तो इंपॉर्टेंट चीज है फास्फोरस। क्या नाम है उसका? फास्फोरस।
दोस्तों फास्फोरस दो तरह का होता है, एक फास्फोरस लाल होता है, एक पीला होता है। ज्यादातर जो डब्बी जो आपके माचिस आपके घरों में यूज की जाती है, उस फास्फोरस से आपका लाल फास्फोरस दिया सलाई बनाने में आता है। ये क्वेश्चन पता नहीं कितनी बार आपके पेपरों में आ चुका है। श्वेत फास्फोरस चूहे मारने में प्रयोग में लाया जाता है, यानी कि जो व्हाइट वाला है चूहों की जो दवाई होती है उसमें फास्फोरस होता है, चूहे उसको खाते हैं और बाहर जाके मरते हैं। श्वेत फास्फोरस दवाई बनाने में और फास्फोरस ब्रॉन्ज बनाने में प्रयोग में लाया जाता है। समझ आ रही मेरी बात आपको? दीज आर ऑल द टॉपिक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। आगे ही बात कहता है कि वाटर गैस, ये दोस्तों जहां मैंने ये गोला ऐसे लगा दिया, ये क्वेश्चन सेवरल टाइम पेपर में आ चुका है। अब मेरे को हर बार ये ऐसा बोलना पड़ता है क्योंकि आप लोगों का ध्यान खींचने के लिए, क्योंकि मार्केट में आप लोग बेचने लग पड़े बिना पढ़ाई के, ये वाला पढ़ लो सिलेक्ट हो जाओगे, वो वाला पढ़ लो सिलेक्ट हो जाएगी, सब झूठ है। आप कंटेंट पढ़िए, कंटेंट को पढ़ने से ही आपका बेड़ा पार होगा, ऐसे नहीं होगा। CO प्लस H2 जहां भी लिखा होगा उसका नाम है वाटर गैस। क्या नाम है? वाटर गैस। ये एक ईंधन के रूप में प्रयोग होता है और वेल्डिंग के कार्य में यूज किया जाता है। इसका मैं उदाहरण देता हूं। वेल्डिंग के पास आपने देखा होगा एक बड़ी सी टैंकी पड़ी होती है, उसमें व्हाइट व्हाइट सा निकालते रहते हैं वो। जब मैंने एक बार पूछा किसी से तो उसने कहा कि ये वेल्डिंग में यूज होता है और इसे वहां पे वाटर यानी कि वाटर गैस भी कहा जाता है। जब एक सुरक्षित वेल्डिंग की जाती थी तो इस प्रकार से उसमें प्रयोग में लाया जाता था। ये बड़ी बड़ी अलमीराज बनती हैं या बड़े बड़े वहां पे कारखाने होते हैं, वहां पे इसकी स्मेल भी आती है, वहां सल्फर के साथ इसका पूरा का पूरा ये वहां पे यूज किया जाता है। उसके बाद बात करें कोल गैस। क्या नाम है? कोल गैस। ईंधन के रूप में निष्क्रिय वातावरण तैयार करने के लिए, तो उसको क्या बोलते हैं हम? कोल गैस। क्या बोलते हैं दोस्तों? ये सारी चीजें आप घर पे जाइए, बड़े आराम से बैठिए, यहां समझिए, लिखिए चाहे मत, आप टॉपिक को समझें गहनता को, और घर में जाके बार बार इसको रिपीट करें। एक बार रिपीट कर लेंगे आपको दोबारा रट्टा मारना नहीं पड़ेगा, आपके दिमाग में बड़े अच्छे से ये चीज बैठ जाएगी। अगली तरफ चलते हैं। अब कहता है कि कार्बन डाइऑक्साइड। दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड, अब देखो कार्बन डाइऑक्साइड कितनी तरह की है। कार्बन डाइऑक्साइड तो बेसिकली CO2 है, हमने सीधा फॉर्मूला लिख दिया CO2, दैट इज कॉल्ड द कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन के साथ ऑक्सीजन का मिश्रण, हम हवा लेते हैं और हम जब बॉडी से उसको एग्जीक्यूट करते हैं तो CO2 की फॉर्म में होता है, चाहे मुंह से हो चाहे कहीं से भी उसका उत्पादन निष्पादन हो तो वो CO2 की फॉर्म में निकलता है। सोडा वाटर बनाने में, ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, जो आप खाते हैं और खाने में यूज करते हैं, तो यहां पीते हैं जब आप कोल्ड ड्रिंक, तो उसमें क्या मिली होती है? कार्बन डाइऑक्साइड। वहीं आग बुझाने में हम इसे बोल देते हैं शुष्क बर्फ का दूसरा नाम क्या है? ये क्वेश्चन सेवरल टाइम पेपर में आ चुका है। शुष्क बर्फ का दूसरा नाम है कार्बन डाइऑक्साइड। क्या नाम है? कार्बन डाइऑक्साइड। और ये जो है यह हार्ड स्टील बनाने में प्रयोग में जो लाई जाती है उसे भी हम क्या बोलते हैं? CO2। आगे बात आता है हीरा। क्या है? हीरा। हीरा जो है आभूषण बनाने के काम आता है, कांच काटने के काम आता है। ये क्वेश्चन पेपर में किस प्रकार आएगा कि शीशे को किससे काटा जाता है? हीरे से। किससे काटा जाता है? जो डंडा आगे होता है उसके बिल्कुल आगे पिन पॉइंट पे हीरे का छोटा सा माइक्रोन पार्ट लगाता है और उसी से जो है शीशा कट जाता है। और वहीं अगर बात करें हम तो हीरा जो है, अब हीरे पे चलते हैं। हीरा एक ऐसा चीज है जो कार्बन से बना है, ठीक है। और वहीं अगर बात करें ग्रेफाइट भी कार्बन से बना है, कोयला भी कार्बन से बना है, लेकिन इनकी संरचना लगभग लगभग एक जैसी है। लेकिन सबसे स्ट्रांग संरचना किसकी है? हीरे की। किसकी है? हीरे की। तो कार्बन का सबसे कठोरतम रूप कौन है? हीरा। कौन है? ये क्वेश्चन पेपर में आ सकता है, काइंडली आप इस पे ध्यान दीजिए। अगला क्वेश्चन, अगली हम बात करें यहां पर फिटकरी। क्या है? फिटकरी। दोस्तों फिटकरी का फॉर्मूला पहले तो पेपर में आता था, K2SO4 Al2SO4 and 3 24 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। शुद्ध बनाने के लिए फिटकरी का यूज होता है, कपड़ों को जल को शुद्ध करने के लिए, चमड़ा उद्योग में और कपड़ों की रंगाई के लिए। तीनों लाइनें आप याद रखना। देसी जो हमारे घरों में यूज किया जाता था फिटकरी, फटकरी पानी में डालते थे। फटकरी दोस्तों एक ऐसी चीज है, आप मतलब सिर्फ 5 सेकंड के लिए पानी से घुमाओ, पूरे के पूरे पानी को क्या कर देती है? स्वच्छ। क्या करती है? स्वच्छ। तो फिटकरी से रंग भी यूज किया जाता है और साथ में कपड़ों की रंगाई भी होती है। यहां देखो मरकरी। क्या आ गया? फिर आ गया मरकरी। थर्मामीटर में, सिंदूर बनाने में, अमलगम में। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अमलगम का मतलब है मरकरी के साथ जो भी बना उसे बोल देते हैं अमलगम। क्या बोलते हैं? अमलगम। जैसे यहां पे देखो थर्मामीटर में यूज क्यों होता है? क्वेश्चन आ सकता है। तो दोस्तों थर्मामीटर में इसलिए होता है क्योंकि थर्मामीटर में ये बैट नहीं करता, गीला नहीं होता, शीशे के साथ गीला नहीं होता।
जिसके कारण, और ये एकदम से किसी के साथ प्रेशराइज भी नहीं होता, दबता भी नहीं एकदम से, इसलिए इसको किस में यूज किया जा सकता है? थर्मामीटर में। सिंदूर बनाने में, सिंदूर में जो आप सिंदूर आप माथे पे लगाते हैं, हमारी माँ बहन बेटी जो भी लगाते हैं सिंदूर, हम जब यूज करते हैं तो उसमें भी मरकरी पड़ता है। वहीं बात करें हम ब्लीचिंग पाउडर, जिसकी हम पहले बात कर रहे थे, CaOCl2 इंपॉर्टेंट है, नंबर ऑफ टाइम पेपर में आ चुका है कि आप CaOCl2 का फॉर्मूला बताओ, जिसका नाम है ब्लीचिंग पाउडर। क्या नाम है? ब्लीचिंग पाउडर। आगे है कीटाणुनाशक रूप में, कागज कपड़ों के विरंजन में, रासायनिक उद्योगों में, उपाचक में, क्लोरोफॉर्म के उत्पादन में, वहां पे यूज क्या होता है? ब्लीचिंग पाउडर। क्या यूज होता है? ब्लीचिंग पाउडर। आगे थोड़ा चलते हैं, दैट इज द प्लास्टर ऑफ पेरिस। यहां पे प्लास्टर ऑफ पेरिस में कितनी बार क्वेश्चन आ गया आपको कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला लिखो, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस में CaSO4, एक मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, दैट इज कॉल्ड प्लास्टर ऑफ पेरिस में। ये भी लिख सकते हैं और साथ में क्या लिख सकते हैं? CaSO4 हाफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, CaSO4 हाफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, इसे भी हम क्या बोलते हैं? प्लास्टर ऑफ पेरिस। मूर्ति बनाने के काम आता है, शल्य चिकित्सा में काम आता है, पट्टी बांधने के काम आता है, छतों दीवारों पे काम आता है, और उनको चिकना बनाने के लिए काम में आता है। क्या? प्लास्टर ऑफ पेरिस। वहीं आगे जाके हम पढ़ेंगे सीमेंट के बारे में, तो जब सीमेंट के बारे में पढ़ेंगे तो वहां भी कैल्शियम का यूज आपको बताया जाएगा। आगे चलते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट। अब देखो कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला अगर आपको पूछ लेते हैं तो CaCO3 सीधा फॉर्मूला। कुछ आपको जो लगभग जो है केमिकल फॉर्मूले आपको लिखवाए जाएंगे 15 से 20, जहां से आपको एक अगर आया तो उसमें से आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। साधारणतः साधारण पूछा जाता है। नमक NaCl, घर में खाते हैं। सोडा NaHCO3, मीठा सोडे का फार्मूला। कपड़े धोने का Na2CO3, नमक खाते हैं NaCl। ये वो चीजें जो हम घर में यूज करते हैं। तो यहां पे ये आ गया चूना बनाने के लिए, टूथपेस्ट में और दंत मंजन में और सीमेंट उद्योग में। ठीक है, आगे आ गया आपका कॉपर। क्या आ गया? कॉपर। देखो दोस्तों, कॉपर जो है तांबा उसे हम बोलते हैं, सबसे ज्यादा यूज होता है बिजली में, विद्युत उपकरणों में तांबा यूज होता है, बहुत सेफ माना जाता है, थोड़े लिए ये टूटता नहीं है। तांबे की जितनी वायरिंग होती है वो सड़ती कम है, क्योंकि उसमें तापमान झेलने की क्षमता थोड़ी ज्यादा होती है। बर्तन बनाने में, ब्रॉस और ब्रॉन्ज बनाने में यानी घंटियों में भी ये पड़ता है। उसके बाद इंपॉर्टेंसी में आ गया आपका भारी जल D2O, जो मैं बता रहा था उस दिन आपको। क्या बता रहा था? D2O। अब देखो इस D2O में आपका नाभिकीय प्रतिक्रियाओं में आपके ड्यूरेटर यौगिक में निर्माण में, और वहीं अगर बात करें यहां पर आपका ये जो जल है, इसका क्वेश्चन कितनी बार पेपर में आ गया बताना मुश्किल हो जाएगा। भारी जल किसके लिए प्रयोग में लाया जाता है? सबसे इंपॉर्टेंट, नाभिकीय क्रिया को रोकने के लिए या उसको बैलेंस करने के लिए नाभिकीय प्रतिक्रियाओं में यूज किया जाता है, क्योंकि न्यूक्लियस की रिएक्शनें कंट्रोल नहीं की जा सकती, लेकिन पानी भारी जल से उसको कंट्रोल में लाया जाता है। बड़े बड़े आपके न्यूक्लियर प्लांट में यूज किया जाता है, और वहां पे ड्यूरेटस यौगिक में भी इसका प्रयोग किया जाता है। वहीं हम बात करें सोडियम, सोडियम पैराक्साइड बनाने के लिए यूज में लाया जाता है। मिश्र धातु, किसी धातु का किसी अन्य धातु के साथ जब मिश्रण होता है तो उसे क्या बोलते हैं? मिश्र धातु। क्या बोलते हैं? मिश्र धातु। तो दोस्तों ये वो मिश्र धातु हैं जो इंपॉर्टेंट जो है आपके पेपरों में आई। क्या क्या आई उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। यहां पर सबसे पहले है यहां पर पीतल, नंबर ऑफ टाइम पेपर में आ चुका है, जहां मैं क्लिक कर दूंगा वो आपको बहुत बार आ चुका है। गन मेटल बहुत बार आया है आर्मी में। उसके बाद मैं बात करूं टांका, ये 3 क्वेश्चन तो सेवरल टाइम आपके पेपर में आ चुके हैं। तीनों पे जिसपे मैंने क्लिक किया ये बहुत बार पूछा जा चुका है। आप सीधे से याद कर सकते हैं, जब भी आप पढ़ने बैठे आप इसको यहां पॉज करके इसको जरूर लिखो कि पीतल जो है वो कॉपर और जिंक के साथ बर्तन बनाने काम आता है। कांसा आपके घर में यूज होता है, कॉपर और साथ में जो टिन वो यूज करके इसको सिक्का, घंटी, बर्तन बनाने में प्रयोग में लाया जाता है। जर्मन सिल्वर में कॉपर, जिंक, निकल बर्तन बनाने में काम आता है। रोल्ड गोल्ड, कॉपर, एल्यूमिनियम को मिला के सस्ते आभूषण, सस्ते आभूषण जो आपके मिलते हैं ना नकली, वो किसके बनते हैं? कॉपर और एल्यूमिनियम के, यानी कि तांबा और एल्यूमिनियम से मिला के बनता है। गन मेटल, कॉपर है, जिंक है, टिन है, तोफ, गियर, बेरिंग बनाने में काम में आता है। ये सारे का सारा मटेरियल यहां पे यूज किया जाता है। आगे देखिए डेल्टा मेटल, कॉपर है, जिंक है और आयरन है,
जहाज के पंख बनाने में ये यूज किया जाता है। आगे देखें डच मेटल, डच मेटल में कॉपर है, जिंक है, और वहीं सस्ते आभूषण बनाने में ये भी प्रयोग में लाया जाता है। टांका बनाने में बात करें तो वहां पे टिन है, लेड है, और जोड़ों में टांका लगाने के लिए यूज किया जाता है, उसे हम बोलते हैं आपका बेल्डिंग का जो टांका, उसका नाम दिया जाता है शोल्डर, जिसमें टिन है और साथ में लेड है। आगे है मैग्नीलियम, जिसमें एल्यूमिनियम है और मैग्नीशियम है। लेकिन जो तीन मैंने बताई ये बार बार आपको पेपरों में सेवरल टाइम आ चुके हैं, अगर मिश्र धातु पूछी जाती है तो इसमें से ही पूछी जाएगी। ठीक है, दैट इज क्लियर। आगे चलते हैं, थोड़ा से रह गया अभी। आगे है यहां पर इस्पात, लोहा 0.1 से 1.5 कार्बन की मिश्र धातु इस्पात कहलाती है। इंपॉर्टेंट लाइन है कि इस्पात क्या कहा जाता है, तो उसमें जो है स्टेनलेस स्टील में 18% तक क्रोमियम और निकल होता है। टंगस्टन इस्पात में जो आपके इसमें यूज किया जाता है, बल्लम में यूज किया जाता है, ये 15 से 20% टंगस्टन, 5% क्रोमियम और कुछ वैंडियम युक्त होता है, इसे टंगस्टन इस्पात कहते हैं। सिलिकॉन इस्पात में आपके 35% होता है, और वहीं बात करें कोबाल्ट इस्पात में 35% कोबाल्ट होता है, और मैग्नीशियम उत्पाद में आपका ये रहता है। ये आपको खाली सुनना है, इस पे ज्यादा कंसंट्रेट नहीं करना है। नेक्स्ट लास्ट, निकल इस्पात में क्रोमियम निकल दोनों कुछ अंश होते हैं, और वहीं बात करें एनिलिंग, इस्पात को उच्च गर्म ताप कर धीरे धीरे ठंडा करने को एनिलिंग कहते हैं। ये दोनों क्वेश्चन, दोनों लाइनें बड़े अच्छे से पढ़ना। अमलगम, पारे की मिश्र धातु को क्या बोलते हैं, अमलगम, और जब आप इस्पात को उच्च ताप पर गर्म करते हैं फिर ठंडा करते हैं उसे बोलते हैं एनिलिंग। क्या बोलते हैं, एनिलिंग। तो दोस्तों ये था हमारा आज का टॉपिक। लेकिन मैं फिर से आपको एक बात जरूर बोलूंगा, आप घर पे जाइए, मान लो हो सकता है यहां आपकी कंसंट्रेशन थोड़ी कम हो, घर पे जाइए 7 से 9 का टाइम जो होता है वो खुद पढ़ने के लिए रखिए। बहुत वैल्यूएबल टाइम होता है शाम का 7 से 9, तब आपकी जो जीवन शक्ति है वो यहाँ प्रेजेंस होती है, यानी कि आपके स्मरण शक्ति में वो कार्य करती है। रात का खाना कम खाइए, रात का खाना चाहे छोड़ भी दीजिए पढ़ने के चक्कर में, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि रात को अगर आप खाना कम खाएंगे सुबह जल्दी उठेंगे और इससे आपकी एनर्जी बने रहेगी, उत्साह बना रहेगा। नहीं तो आप निरुत्साह जो है यहाँ पर अच्छे नहीं लगेंगे। आई होप कि आप पढ़ेंगे, नहीं पढ़ेंगे तो मैंने तो जाना नहीं, फौज में जाएंगे तो आप। ठीक है, तो इसी के साथ आज की क्लास में यही विश्राम करते हैं। जय हिंद।